देख रहा हूं कि आपके 3 स्पिरिट बीस्ट्स बहुत प्यारे हैं, क्या मैं उनमें से एक को सहला सकता हूं? बायलिंग के 3 आत्मिक जानवर। बायलिंग एक पल के लिए चौंक गया, फिर जल्दी से सिर हिला दिया। दरअसल विपत्ति भक्षी जानवर का रूप रंग वाकई बहुत साधारण था। कई लोग उसे देखकर हंसे, लेकिन बायलिंग को वह बेहद प्यारा लगा। लिन चेन का पहला लक्ष्य भी यही था। वह मन ही मन बहुत उत्सुक था, सोच रहा था कि क्या ये प्राणी सचमुच पिक्सियू है। उन्होंने तुरंत उस पर अपना हाथ रखा और अजीब डेटा का एक सेट देखा। विपत्ति भक्षी जानवर। प्रमुख वंश, विपत्ति भक्षण करने वाला जानवर 23.4%। छिपी हुई रक्तरेखा 1%। प्रदूषित रक्तरेखा 75.6%। लिन चेन अवाक रह गया। विपत्ति भक्षण करने वाले जानवर की रक्तरेखा वास्तव में विचित्र थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसे सबसे बुरे आत्मिक जानवरों में से एक माना जाता था। बुरा नहीं है। लिन चेन ने उसे छुआ, फिर तुरंत छोड़ दिया। वह झूठ नहीं बोल रहा था, वह सचमुच विश्वास करता था कि यह असली पिक्सियू है। हालांकि इसके विकसित होने की संभावना केवल 1% थी, फिर भी कौन गारंटी दे सकता था कि यह सफलतापूर्वक विकसित नहीं होगा। संभाव्यता सिद्धांत के संदर्भ में सफलता प्राप्त होने से पहले 1% और 99% प्रभावी रूप से समान होते हैं। लिन चेन ने फिर अपना ध्यान चिकन की ओर लगाया। यह मुर्गी चमकीले लाल रंग की थी, उसका सिर ऊंचा उठा हुआ था। यह स्पष्ट था कि यह एक घमंडी मुर्गी थी। चिकी, उसे तुम्हें छूने दो, बायलिंग ने शांत किया। मुर्गे ने लिन चेन की ओर देखने के लिए अपनी आंखें सिकुड़ी, लेकिन उसकी निगाहें अमित्र थीं। लिन चेन ने उस पर अपना हाथ रखा। लाल पंख वाला चिकन। प्रमुख वंश, लाल पंख चिकन 40%। छिपी हुई रक्तरेखा 50%। प्रदूषित रक्तरेखा 10%। लिन चेन की पुतलियां चौड़ी हो गईं। असाधारण, वास्तव में असाधारण। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अपने उच्च स्तरीय नश्वर पशु रूप में भी ये फीनिक्स का प्रेत प्रदर्शित कर सकता है। यह अग्नि गुण वाला चिकन भविष्य में फीनिक्स बनने के लिए बाध्य था, भले ही बायलिंग ने इस पर निम्नतम स्तर की विकास सामग्री का उपयोग किया हो। हालांकि अभी भी यह एक लाल पंख वाला चिकन था, इसलिए इसके सार रक्त का उपयोग औषधीय मार्गदर्शक के रूप में नहीं किया जा सकता था। लेकिन लिन चेन ने फिर भी बड़ी आसानी से मुर्गे पर एक मुलायम पंख ढूंढ लिया और उसे धीरे से नोच लिया। खुलक 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 को मुर्गे को तुरंत दर्द महसूस हुआ और वह उड़ने ही वाला था। हालांकि पंख तोड़ने से होने वाला दर्द क्षणिक था। हालांकि मुर्गी लड़ाई के लिए तैयार थी और लिन चेन को घूर रही थी। मैंने एक पंख देखा जो क्षतिग्रस्त लग रहा था, इसलिए मैंने उसे तोड़ने में आपकी मदद की। लिन चेन ने लापरवाही से एक बहाना बनाया, लेकिन मुर्गी उसे निर्दयता से घूरती रही। बायलिंग तुरंत उसे शांत करने के लिए आगे आया। लिन चेन ने अंततः यूनिकॉर्न को देखा और पाया कि उसकी सतर्कता अन्य 2 आत्मिक जानवरों की तुलना में बहुत अधिक थी। इस प्रकार का आत्मिक जानवर आमतौर पर या तो भागता रहता है या फिर भागता रहता है, इसलिए इसकी प्रवृत्ति अत्यधिक सतर्क होती है। लिन चेन ने हाथ बढ़ाया और अपना हाथ उसकी पीठ पर रख दिया। यूनिकॉर्न का शरीर मांसल, गर्म और स्पर्श करने में काफी आरामदायक था। लिन चेन इसका बहुत इंतजार कर रहा था। किंवदंती है कि यूनिकॉर्न को नश्वर जानवर या अमर जानवर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यूनिकॉर्न। प्रमुख रक्तरेखा, यूनिकॉर्न 100%। छिपी हुई रक्तरेखा, कोई नहीं। प्रदूषित रक्तरेखा, कोई नहीं। लिन चेन पहले से भी अधिक आश्चर्यचकित था। क्या इस 100% यूनिकॉर्न रक्तरेखा ने कुछ साबित किया? क्या ये यूनिकॉर्न सचमुच एक अमर जानवर था? क्योंकि केवल अमर पशु के रूप में विकसित होने से ही अन्य अशुद्धियां दूर हो सकती हैं। लिन चेन ने हाथ छोड़ दिया और एक बार फिर बायलिंग के 3 सिर वाले आत्मा जानवर को देखा, अंदर से भावुक महसूस कर रहा था। 3 आत्मिक जानवर, उनमें से प्रत्येक अनोखा है। हालांकि ये वास्तव में एक विजेता का जीवन है। वाकई बहुत प्यारा है, लिन चेन ने कहा। बायलिंग, जिसने अभी अभी रेड फेदर चिकन को शांत किया था, भी ये सुनकर मुस्कुराया। लिन चेन ने उन्हें परेशान करना जारी नहीं रखा, पंख रखने के लिए एक कोना ढूंढा और फिर थोड़ी देर के लिए झपकी ले ली। ये गुफा बहुत छिपी हुई थी और इसे खोजा नहीं जाना चाहिए था। उसे पता ही नहीं चला कि वह कितनी देर सोया था। अचानक उसकी आंखें खुल गईं, उसका दिल बेचैन होने लगा। क्या हुआ? फैंग यू ने पूछा। 9 क्लेश जंतु पहले ही जागृत हो चुके थे तथा स्तर 25 तक पहुंच गए थे। लिन चेन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सीधे यूनिकॉर्न के पास जाकर पूछा, क्या तुम्हारे शरीर पर कोई निशान है? उदाहरण के लिए कोई आध्यात्मिक निशान? यूनिकॉर्न ने अपना सिर हिलाया। ये फैंग यू ही था जिसने कहा, ये सही है, क्या यूनिकॉर्न को अंतरिक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहिए?
हम सीधे प्रवेश कर सकते हैं और स्पिरिट अकादमी में वापस आ सकते हैं। लिन चेन ने आह भरते हुए कहा, अगर यह उस तरह से किया जा सकता तो मैं इसे पहले ही कर चुका होता। यदि यह एक वयस्क यूनिकॉर्न होता तो यह स्वाभाविक रूप से ऐसा कर सकता था, लेकिन यह केवल स्तर 16 का है। एक बार खुदाई करने के लिए लंबे समय तक आराम की आवश्यकता होती है। पुस्तकों के अनुसार यूनिकॉर्न में यह विशेष क्षमता है और स्वाभाविक रूप से यह अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन इसमें कई प्रतिबंध होने चाहिए। बायलिंग ने भी यूनिकॉर्न से पूछताछ की और वास्तव में उसे वही उत्तर मिला जो लिन चेन ने कहा था। यूनिकॉर्न ने बायलिंग को बताया कि वह वर्तमान में बहुत कमजोर है और अवशेष के अंतरिक्ष अवरोध को भेद नहीं सकता। वर्तमान में यह अधिकतम 10 मीटर लंबी अंतरिक्ष सुरंग खोद सकता है और यह केवल 3 सेकंड तक ही टिकेगी। ठीक होने में कितना समय लगेगा? लिन चेन ने पूछा। बायलिंग के पूछने पर उसने ऊपर देखा और कहा, 20 दिन। 20 दिन। लिन चेन ने गहरी सांस ली। तब तक अकादमी के शिक्षकों ने शायद अवशेष द्वार फिर से खोल दिया होगा। इसलिए ऐसा कहना कुछ न कहने के समान था। यूनिकॉर्न को स्पष्ट रूप से यकीन नहीं था कि क्या कोई आध्यात्मिक चिन्ह था, इसलिए लिन चेन केवल ज़ियाओबाई को कार्रवाई करने के लिए कह सकता था। देखने की कोशिश करो जैसे बड़े ने किया था। लिन चेन ने मार्गदर्शन करना शुरू किया। हालांकि ज़ियाओबाई की तुलना किन शाओसाओ से नहीं की जा सकती, लेकिन ज़ियाओबाई को एक बार किन शाओसाओ द्वारा आध्यात्मिक चिन्ह से चिन्हित किया गया था, इसलिए उसे इसका पता लगाने में सक्षम होना चाहिए। ज़ियाओबाई ने किन शाओसाओ की नकल की, यूनिकॉर्न की पीठ पर खुर रखा और उसकी आंखें बंद कर दी। लिन चेन चुपचाप देखता रहा जब तक कि ज़ियाओबाई ने अपनी आंखें नहीं खोली। उसकी पुतलियां तुरंत केंद्रित हो गईं। मुंह। ज़ियाओबाई ने लिन चेन को बताया कि उसे वास्तव में एक आध्यात्मिक चिन्ह मिला है। बुरी खबर। लिन चेन को सिरदर्द होने लगा। सबसे अधिक भयभीत करने वाली बात फिर भी घटित हो गई। इन महान राक्षसों की विधियां आश्चर्यजनक थीं, आध्यात्मिक निशान छोड़ना असंभव नहीं था। बायलिंग इतनी डर गई कि उसका चेहरा पीला पड़ गया, जबकि फोंग यू बिल्कुल शांत रही। भाई फैंग, दानव जानवर राजा का बच्चा जो तुमने पहले देखा था, वह किस प्रजाति का था? एक भेड़िया। फैंग यू ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, यह एक भूत का शिकार करने वाला भेड़िया होना चाहिए। भूत शिकार भेड़िया एक पवित्र जानवर, गुणवत्ता दानव जानवर। इस राक्षस जानवर की विशेषता ये थी कि यह रात में सक्रिय रहना पसंद करता था और कुछ लोग तो इन्हें रात का स्वामी भी कहते थे। रात में इसकी युद्ध शक्ति बहुत बढ़ जाती थी। लिन चेन ने बायलिंग की ओर देखा और पूछा, आपने इसकी खोज कब की? बायलिंग ने कुछ देर तक याद किया, फिर कहा, आज दिन में। ऐसा लगता है कि अभी ऐसा नहीं है कि वे हमें आपके भाग्य के कारण नहीं ढूंढ पाए हैं, बल्कि इसलिए कि अभी रात नहीं हुई है। जैसे जैसे लिन चेन बोलता गया, उसकी आवाज धीमी होती गई। ये दम घोंटने वाली खबर थी। रात होने वाली थी और शायद प्रतिद्वंद्वी या तो आने की तैयारी कर रहा था या पहले से ही आ रहा था। बायलिंग का दिल अशांत होने लगा। इस बीच लिन चेन और फोंग यू को इस वीरतापूर्ण चुनौती को स्वीकार करने या न करने पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता थी। जब वे विचार कर रहे थे, तभी बाहर से भेड़िए की चीख सुनाई दी, जिससे लिन चेन और फोंग यू के बीच हताश मुस्कान फैल गई। अब आगे विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रतिद्वंद्वी आ गया था। ठीक है, लिन चेन ने कहा, यूनिकॉर्न मानव जाति के महान भाग्य से संबंधित है, इसलिए जब तक कोई जीवन धमकी देने वाला खतरा नहीं है, तब तक हमें इसे आजमाना होगा। फैंग यू ने भी सिर हिलाया। अपना मन बना लेने के बाद लिन चेन ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और समूह को बाहर ले गया। बाहर उन्होंने सचमुच अपने चारों ओर कई राक्षस जानवरों को देखा। उनका नेतृत्व एक भूत शिकार भेड़िया जानवर राजा का शावक कर रहा था, और जैसे ही लिन चेन और अन्य दिखाई दिए, उसने बायलिंग की दिशा पर अपनी निगाहें टिका दी। ये स्पष्ट था कि लिन चेन ने सही अनुमान लगाया था, ये यूनिकॉर्न के पीछे था। आओ। भूत का शिकार करने वाला भेड़िया पास आने लगा और उसने अपना हाथ बढ़ाकर बायलिंग को यूनिकॉर्न सौंपने का संकेत दिया। यूनिकॉर्न बायलिंग की बाहों में कसकर लिपट गया, जबकि वह उसे दिलासा दे रही थी। वह जानती थी कि वह भूत का शिकार करने वाले भेड़िए को नहीं रोक सकती और केवल लिन चेन और फैंग यू ही उसकी मदद कर सकते हैं। इसलिए बायलिंग ने गुप्त रूप से प्रतिज्ञा की कि यदि वे यूनिकॉर्न को सफलतापूर्वक बचा सकते हैं, तो वह अकादमी से अपनी सारी संपत्ति उन दोनों के बीच बांट देगी, जिसमें स्पिरिट अकादमी से प्राप्त औषधीय जड़ी बूटियों का 3 टुकड़ा सेट भी शामिल है। जैसे ही भूत का शिकार करने वाला भेड़िया करीब आ रहा था, एक गाय रास्ते के बीच में रुक गई। भूत का शिकार करने वाला भेड़िया रुक गया और अपने नुकीले दांत दिखाने लगा।
एक स्तर तेज हलवाहे जानवर ने उसका रास्ता रोकने का साहस किया, लेकिन जल्द ही एक और जानवर भी इसमें शामिल हो गया। ये नौक्लेश वाला जानवर था। ये देखकर भूत शिकारी भेड़िया मुस्कुराया, एक बड़ा हाथ लहराया और आसपास के जानवरों की भीड़ आक्रामक रूप से आगे बढ़ी, उन्हें केंद्र में फंसा दिया। निहितार्थ स्पष्ट था, संख्या की दृष्टि से आप बहुत पीछे हैं। यूनिकॉर्न शोडाउन, जियाओबाई का अंतिम प्रहार। लिन चेन के माथे पर पसीना आ रहा था। भेड़िया नियमों से नहीं खेलता। तार्किक रूप से, चूंकि वह खुद को उच्च स्तरीय मानता है और जानवर राजा का शावक है, इसलिए अपने से भी निम्न स्तर के दो आत्मिक जानवरों को देखकर उसे गर्व होना चाहिए और एक पर दो को प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन उन्हें घेर कर शुरुआत करना बहुत अनैतिक है। दरअसल भूत शिकारी भेड़िए के व्यक्तित्व के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में उसे उन्हें जरा भी अपमानित करने में कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन जब वह आया तो उसके पिता ने बार बार उसे निर्देश दिया था कि जितनी जल्दी हो सके यूनिकॉर्न को पकड़ लिया जाए। ये यूनिकॉर्न दानव जाति की भव्य योजना के लिए महत्वपूर्ण है, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। भूत शिकारी भेड़िया ने यह बात ध्यान में रखी, यही कारण है कि वह जियाओबाई और अन्य लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता। तो इसकी शुरुआत उन्हें घेरने से हुई। लिन चेन और उसके दोस्तों को एक साथ नीचे ले जाने की योजना बनाई गई। एक क्षण में युद्ध भड़कने वाला था और सभी छोटे दानव जानवर झुंड में आ गए। उनका उद्देश्य योग्यता प्राप्त करने के लिए यूनिकॉर्न को पकड़ना था। जियाओबाई और नौक्लेश जानवर तुरंत अपने विकसित रूपों में स्थानांतरित हो गए। ये राक्षस जानवर आमतौर पर निम्न स्तर के होते हैं, लेकिन स्तर 28 पर इनकी संख्या 10 से अधिक है। इसी तरह आगे बढ़ते रहने पर जियाओबाई और नौक्लेश जानवरों की हार निश्चित है। लिन चेन को आयरन पाम भालू द्वारा मोर्चे पर संरक्षित किया गया था और उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। इस तरह से काम नहीं चलेगा, तो चलो एक जुआ खेलते हैं। उसने छोटी लोमड़ी की ओर देखा, जो तुरंत उसका इरादा समझ गई। अचानक बड़े सफेद भालू के सिर पर चढ़ गई और एक सुपर फायरबॉल हवा में फेंक दिया। अराजक लड़ाई के बीच किसी ने ध्यान नहीं दिया। भूत शिकारी भेड़िए ने देखा कि जियाओबाई और नौक्लेश जानवर वास्तव में मजबूत थे। उसने अब और इंतजार न करने का फैसला किया और व्यक्तिगत रूप से हमला करने का इरादा किया। सभी उच्च स्तरीय दानव जानवरों को एक साथ बुलाया। भविष्य की जटिलताओं से बचने के लिए उन्हें एक ही चाल में पकड़ने का लक्ष्य रखा। इस समय लिन चेन ने अपना हाथ उठाया और कहा, ठीक है, मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। फैंग यू और बाय लिंग अचंभित रह गए और फिर लिन चेन ने बाय लिंग के हाथ से यूनिकॉर्न को छीन लिया और उसे कसकर पकड़ लिया। यूनिकॉर्न स्वाभाविक रूप से चौंक गया, फिर उसने लिन चेन के हाथ को काट लिया। लिन चेन दर्द से कराह उठा, लगभग उसे भागने ही दिया, लेकिन सौभाग्य से महत्वपूर्ण क्षण में बिग व्हाइट बियर विश्वसनीय साबित हुआ और उसने अपने पंजे से यूनिकॉर्न को थप्पड़ मार दिया। उसका भालू जैसा पंजा स्टील जैसा था, जिससे यूनिकॉर्न की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने तुरंत उसे छोड़ दिया। लिन चेन ने उसे पकड़ते हुए कहा, बस इतना ही काफी है ना? भूत शिकारी जानवर ने संतुष्टि के साथ लिन चेन की ओर देखा और आगे बढ़कर यूनिकॉर्न को वापस लेने का इरादा किया। तभी लिन चेन ने कहा, दूसरों ने बड़ी मुश्किल से यूनिकॉर्न प्राप्त किया है और अब इसे आपको ऐसे ही सौंपना स्वाभाविक रूप से ठीक नहीं होगा। आपको कम से कम उन्हें एक भावनात्मक विदाई तो देनी चाहिए। भूत का शिकार करने वाले भेड़िए ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, ये सोचकर कि लिन चेन क्या चाल चलने की कोशिश कर रहा था। लिन चेन की आवाज जारी रही, बाय लिंग की ओर इशारा करते हुए, उसे देखो, क्या वह इतनी नाजुक नहीं है? अगर वह इस अचानक मोड़ को संभाल नहीं पाए और मर गई, तो स्पिरिट अकादमी तुम्हें जवाबदेह ठहरा सकती है, जो मुझे यकीन है कि तुम लोग नहीं देखना चाहोगे। भूत शिकार करने वाले भेड़िए ने स्पिरिट अकेडमी की आवाज सुनी और उसकी निगाहें सतर्क हो गईं। उसने सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह उन्हें विदाई देने की अनुमति देगा। लिन चेन ने यूनिकॉर्न को बाय लिंग के पास खींचा ताकि उसे संकेत दे सके, लेकिन अप्रत्याशित रूप से यूनिकॉर्न जोर जोर से रोने लगा, जिससे बाय लिंग को उसे दिलासा देने के लिए प्रेरित होना पड़ा। यह सुनिश्चित नहीं था कि वह वास्तव में समझ गई है या नहीं। एक क्षण के लिए मानव और पशु ने एक दूसरे को अलविदा कहा, जिससे उनकी आंखों में आंसू आ गए। दुर्भाग्य से भूत का शिकार करने वाला भेड़िया निर्दयी था, सतर्कता से चारों ओर देख रहा था, पुकार रहा था, जिसका अर्थ था, क्या ये हो गया? बस 2 मिनट और, लिन चेन ने आसपास के माहौल को देखते हुए कहा। भूत का शिकार करने वाले भेड़िए के पास अब धैर्य नहीं था, क्योंकि वह यूनिकॉर्न को छीनने ही वाला था। अप्रत्याशित रूप से लिन चेन की चाल तेज थी। उसने एक ही कदम में यूनिकॉर्न को पकड़ लिया और उसे ऊपर उठा लिया और जोर से चिल्लाया,
साथ ही छात्रों, यूनिकॉर्न मानव जाति के भविष्य से संबंधित है, इसे दानव जानवरों के हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। ये स्थान एक अवशेष है जहां मानव जाति के पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी, हम उन्हें कैसे अनियंत्रित होने दे सकते हैं। भूत का शिकार करने वाला भेड़िया ये सुनकर थोड़ा रुका, फिर अपने भेड़िए के पंजे घुमाते हुए लिनचेन की ओर बढ़ा। जियाओबाई और नौक्लेश जानवरों ने इसे रोकने के लिए तत्काल एक कदम उठाया, लेकिन ताकत में अंतर बहुत बड़ा था, जिसके कारण उन्हें एक साथ खदेड़ दिया गया। बाय लिंग और फोंग्यू को तब एहसास हुआ कि लिनचेन की योजना एक विलंबकारी रणनीति थी। उनका इरादा अकादमी के छात्रों को एकजुट करने का था, लेकिन जैसे ही आवाज गिरी, आसपास के जंगल में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जियाओबाई और नौक्लेश जानवर दूर फेंक दिए गए और भूत शिकारी भेड़िया तेजी से लिनचेन के पास पहुंचा। इस समय लिनचेन ने भी आह भरी और यूनिकॉर्न से कहा, लिटिल फैटी, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। क्रोक, यूनिकॉर्न चिल्लाया, ये दर्शाते हुए कि वह समझ गया है। लिनचेन ने यूनिकॉर्न को जमीन पर रख दिया, जिसने आंसू भरी आंखों से बायलिंग की ओर देखा। बायलिंग की आंखें भी लाल थीं। भूत का शिकार करने वाला भेड़िया नीचे झुका, उसका भेड़िया पंजा यूनिकॉर्न की ओर बढ़ा, उसे पकड़ने के लिए। इस क्षण एक अप्रत्याशित परिवर्तन हुआ, आकाश में एक आवाज गूंज उठी, हमारे पूर्वजों के अवशेष स्थल पर हमें लड़ना चाहिए। आवाज के स्रोत की ओर देखते हुए उन्होंने देखा कि एक लड़की हाथी के ऊपर खड़ी होकर आगे बढ़ रही है। उसके छोटे बाल, उसका उत्साही व्यवहार, इस समय लिनचेन की नज़र में वह किसी कहानी की महिला नायक जैसी लग रही थी। उसके आह्वान के बाद एक कई आवाजें आईं। मैं, वू सान, युद्ध में शामिल हो रहा हूँ। मैं, चेन हुआ, युद्ध में शामिल हो रहा हूँ। ... आवाजों के प्रकट होने के साथ ही धीरे धीरे मानव आकृतियां और आत्मिक जानवर उभरने लगे। हालांकि उनकी संख्या ज्यादा नहीं थी, लगभग 8 लोग ही थे। कुछ लोगों ने यहाँ जानवरों का पीछा किया था, जैसे कि झांग सुकिंग नाम की यह लड़की, जो अपने वर्ष में 40वीं मंजिल तक पहुंचने वाली दूसरी व्यक्ति थी, अब 49वीं मंजिल पर कदम रख रही थी। कुछ लोगों ने लिटिल फॉक्स के सुपर फायर बॉल को देखा और दौड़कर आए। संख्या की दृष्टि से वे निश्चित रूप से पीछे रह गए, लेकिन अंततः इससे आशा की एक किरण जगी। यूनिकॉर्न ने इसे आशाजनक समझा और वापस लिनचेन के हाथों में कूद गया। भूत शिकारी भेड़िया क्रोधित होकर चीखने लगा तथा जानवरों के समूह को संकेत देने लगा कि वे पीछे न हटे। उसका उद्देश्य सभी लोगों और जानवरों को कुचलना था। एक क्षण में ही युद्ध छिड़ने वाला था। प्रत्येक छात्र जोश से भरा हुआ था, अपने आत्मिक जानवरों को आदेश दे रहा था, युद्ध के मैदान में शामिल हो रहा था। युद्ध के मैदान की स्थिति में सुधार देखकर जियाओबाई और नौक्लेश जानवर गंभीर संकट में थे। भूत शिकार करने वाला भेड़िया उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली था, उसका शरीर विशालकाय था और उसके पंजे बर्फीली ठंडी रोशनी से चमक रहे थे। उसने एक दहाड़ लगाई, जिसकी आवाज जंगल के ऊपर गड़गड़ाहट के साथ गूंज उठी और सबसे पहले हमला शुरू हुआ। नौक्लेश जानवर जियाओबाई के साथ दुश्मन से मिलने के लिए अपने विकसित रूप में बदल गए। जियाओबाई ने आत्मा को शांत करने वाला खुर छोड़ा, जो सटीक निशाने पर लगा। भूत शिकार भेड़िया स्पष्ट रूप से लापरवाह था, जियाओबाई के निचले स्तर से धोखा खा गया और आत्मा शांत करने वाले खुर से मारा जाने के बाद वह थोड़ी देर के लिए मूर्छा में गिर गया। लिनचेन और फोंग्यू ने अवसर देखकर अपने आत्मिक जानवरों से अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करने का आग्रह किया। जियाओबाई ने एक गाय की तरह दहाड़ लगाई और एक पल में हजार छाया एकीकरण अपने चरम पर पहुंच गया। फेंग्यू के नौक्लेश जानवर पीछे छूटने को तैयार नहीं थे। उनके पास एक विशेष कौशल था जिसे कहा जाता था विस्फोट ज्वाला शरीर। प्रत्येक कष्ट के बीतने के साथ ब्लास्ट फ्लेम बॉडी ने एक और स्तर प्राप्त किया। वर्तमान नौक्लेश जंतु 2 क्लेशों से गुजर चुके थे, इसलिए उनका विस्फोट ज्वाला शरीर दूसरे स्तर पर था। इस ब्लास्ट फ्लेम बॉडी का मतलब है कि हर हमले में डार्क फोर्स होती है, जो दुश्मन पर हमला करने पर फट जाती है। नौक्लेश जंतुओं ने अपनी मुट्ठी पूरी शक्ति से घुमाई तथा उसे जियाओबाई के अनंत धिक्कार दानव सींग अवस्था में सहस्त्र छाया एकीकरण के साथ मिला दिया तथा सीधे भूत शिकारी भेड़िए पर हमला कर दिया। सभी छात्र ध्यान से देख रहे थे, फिर भी उसके बाद जो दृश्य हुआ उसने उन्हें स्तब्ध कर दिया, क्योंकि भूत शिकारी भेड़िया अपनी कमजोर अवस्था में भी एक बार फिर दहाड़ा, जिससे उसका पशु राजा वंश सक्रिय हो गया और भेड़िए के शरीर की त्वचा पर काली चमकदार रोशनी प्रकट हुई। इसने बलपूर्वक 2 आत्मिक जानवरों के दोहरे कौशल का सामना किया और जवाबी हमला किया। उसने अपने पंजे को जोर से घुमाया। 9 संकट जंतु पहला वार झेलकर कई मीटर पीछे उड़ गए और उनके शरीर से बहुत खून बहने लगा।
हालांकि जियाओबाई ने समय रहते प्रतिक्रिया करते हुए आंशिक रूप से बच निकलने में सफलता प्राप्त की, लेकिन उसकी चोटें भी हल्की नहीं थीं। ये देखकर सभी के चेहरे नाटकीय रूप से बदल गए। वास्तव में विभिन्न स्तरों के बीच का अंतर ऐसी चीज नहीं है जिसे केवल प्रतिभा ही पाट सकती है। जियाओबाई और नौक्लेश जानवरों ने हार नहीं मानी, उन्होंने अपनी स्थिति को पुनः समायोजित किया, लेकिन भूत शिकारी भेड़िया ने कमजोर होने का कोई संकेत नहीं दिखाया, बल्कि और भी अधिक भयंकर हो गया। उसने अंततः क्रोधित होकर अपनी बाह की ओर देखा। ये दो आत्मिक जानवर, जो उससे बहुत कम स्तर के थे, वास्तव में उसे घायल करने में सफल रहे। यह अक्षम्य था। आओ! वह दहाड़ता हुआ निकटतम नौक्लेश जंतुओं की ओर झपटा। नौक्लेश वाले जानवर वास्तव में भयंकर जानवर थे। दबाए जाने के बाद वे तुरंत उठ खड़े हुए, उनकी आत्माएं उत्साहित हो गईं। वे उसी स्थान पर एक और क्लेश सहने के लिए लगभग उत्सुक थे। हालांकि ताकत में असमानता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। भूत शिकारी भेड़िए ने नौक्लेश जंतुओं का आक्रामक रूप से दमन किया। सौभाग्य से इस समय झांग सुकिंग ने अपने आत्मा जानवर जंगली सुअर हाथी को युद्ध के मैदान में शामिल कर लिया था। इस महिला की रणनीति बहुत स्पष्ट थी। वह जानती थी कि जानवरों के झुंड के खिलाफ जीतने का सबसे अच्छा तरीका पहले नेता को पकड़ना है। जंगली सुअर हाथी का कद बड़ा था तथा उसके पास हाथापाई की अधिक क्षमता थी। यद्यपि उसकी विस्फोटक शक्ति 9 कष्टदायी जानवरों जितनी महान नहीं थी, फिर भी उसकी उपस्थिति ने युद्ध के मैदान पर दबाव को काफी हद तक कम कर दिया। फिर भी युद्ध के मैदान में एक जानवर गायब था। यह जियाओबाई था। जियाओबाई अपने साथियों को मुसीबत में देखकर उनकी सहायता के लिए दौड़ने ही वाला था कि लिन चेन ने उसे रोक दिया। अपनी जगह पर आराम करो, लिन चेन ने आसपास का जायजा लेते हुए निर्देश दिया। यहां तक कि 2 छात्रों के लड़ाई में शामिल होने के बावजूद ये पर्याप्त नहीं था। जानवरों की भीड़ बहुत विशाल थी और छात्रों के आत्मा जानवर पहले से ही लड़खड़ाने लगे थे। यदि ऐसा ही चलता रहा तो उनकी हार निश्चित है। लिन चेन ने यह बात झांग सुकिंग से भी पहले समझ ली थी, इसलिए वह इंतजार कर रहा था। इससे पहले लिन चेन ने देखा था कि जियाओबाई के हालिया हमले से भूत शिकारी भेड़िए पर कोई गंभीर घाव नहीं हुआ था, लेकिन इसने एक निशान छोड़ दिया था। दूसरे शब्दों में, जियाओबाई उसे घायल करने में सक्षम थी। इसके अलावा एक और बात थी, ये भूत शिकार करने वाले भेड़िए के कमजोर स्थान पर प्रहार करने में सफल नहीं हुआ था। लिन चेन, जो काफी पढ़ा लिखा था, को भूत शिकार करने वाले भेड़िए के बारे में कुछ रिकॉर्ड याद आ गए थे। भूत शिकारी भेड़िया एक बहुत ही कुशल जानवर था, जो आक्रमण और बचाव दोनों में सक्षम था। लेकिन इस दानव जानवर की एक कमजोरी थी, वह थी इसकी कमजोर कमर। इसकी कमर अपेक्षाकृत अधिक लचीली थी तथा इसमें हड्डियों की पर्याप्त सुरक्षा नहीं थी। लिन चेन ने हमले के दौरान ये भी देखा कि भूत शिकारी भेड़िया लगातार जियाओबाई और 9 क्लेश जानवरों को अपनी कमर के पास आने से रोक रहा था। जियाओबाई को आराम करते हुए देखकर लिन चेन ने चुपचाप उसके हाथ में यूनिकॉर्न से कहा, लिटिल फैटी, तुम्हारा जीवन तुम्हारा अपना है और ये लड़ाई भी तुम्हारी वजह से है, इसलिए तुम्हें कुछ करने की जरूरत है। यूनिकॉर्न भयभीत लग रहा था। लड़ाई में ये संभवतः बायलिंग के विपत्ति भक्षण करने वाले जानवर को भी नहीं हरा सकता था। उम्मीद है लिन चेन इसे लड़ने के बारे में नहीं सोच रहा था। यह आप करें। लिन चेन ने जियाओबाई की ओर इशारा किया और फुसफुसाने लगा। हालांकि बायलिंग और फोंगयू उनके ठीक बगल में थे, फिर भी वे एक शब्द भी नहीं सुन सके। लगभग 10 सेकंड के बाद यूनिकॉर्न ने सिर हिलाया और लिन चेन के हाथ से नीचे उतर गया। उन संक्षिप्त 10 सेकंडों में 9 क्लेश जंतुओं और जंगली सुअर हाथी ने वर्षों की तरह अंतहीन सेकंडों को सहन किया, क्योंकि भूत शिकारी भेड़िया पूरी तरह से क्रोधित होकर जंगली सुअर हाथी को केवल 10 सेकंड में 2 बार गिरा दिया। तीसरी बार उसने लड़खड़ाते हुए ऊपर उठने का प्रयास किया, लेकिन अंततः वह ऐसा करने में सफल नहीं हो सका। 9 क्लेश जंतु कुछ समय तक टिके रहे, लेकिन यह व्यर्थ था। फेंगयू चिंतित हो गया। वह समझ नहीं पाया कि लिन चेन क्या योजना बना रहा था। तभी लिन चेन बोला, जियाओबाई, ये समय है। जैसे ही यह आवाज गूंजी, इसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इसके तुरंत बाद उन्होंने देखा कि जियाओबाई अपने आप को संभालते हुए असामान्य रूप से दृढ़ दृष्टि से उठ खड़ी हुई। वह आकाश की ओर गरजा, क्योंकि उसके अंदर की पशु शक्ति लगातार बढ़ रही थी। टियर 1 बर्बर रक्तरेखा, टियर 2 बर्बर रक्तरेखा। यह अभी भी बढ़ सकता है, एक छात्र ने ध्यान दिया। लिन चेन का स्पिरिट बीस्ट हमेशा से ही अकादमी में एक गर्म विषय रहा था। नियंत्रित बर्बरीक रक्तरेखा सुप्रसिद्ध थी। फिर भी सभी को याद था कि इसकी बर्बर रक्तरेखा केवल टियर 2 तक ही उपयोग कर सकती थी।
अंत में सबकी चौकस निगाहों के नीचे जियाओबाई के गोजातीय शरीर का रंग हल्के लाल से गहरे लाल में बदल गया। यूनिकॉर्न के लिए लड़ाई, जियाओबाई का अंतिम प्रहार, भाग 3। टियर 3 बर्बर रक्तरेखा सक्रिय करें। सभी ने घबराहट में निगल लिया, विशेष रूप से फैंग यू ने। यदि द्वितीय श्रेणी के बर्बर रक्तवंश के लिए फैंग यू ने सोचा था कि 9 क्लेश जानवर अभी भी लड़ सकते हैं, तो तृतीय श्रेणी के बर्बर रक्तवंश के आगमन के साथ फैंग यू को पता चल गया 9 क्लेश जंतुओं का कोई मुकाबला नहीं था, जब तक कि 9 क्लेश जानवर एक और क्लेश पूरा नहीं कर लेते। जब टियर 3 बर्बर रक्तरेखा प्रकट हुई, तो भूत शिकारी भेड़िए की पुतलियां भी तेजी से सिकुड़ गईं। इससे पहले जियाओबाई और 9 क्लेश जानवरों ने इसे घायल कर दिया था, इसलिए यह इन 2 आत्मिक जानवरों के खिलाफ सतर्क रहा। हालांकि ये जल्द ही शांत हो गया, क्योंकि टियर 3 बर्बर रक्तरेखा की स्थिति में जियाओबाई ने पूरी तरह से तर्क खो दिया था। इसकी शुरुआत लिन चेन की ओर तेजी से बढ़ते हुए हुई। ये दृश्य देखकर छात्र शर्मिंदा हो गए। उन्हें अंततः समझ में आ गया कि लिन चेन ने पहले ये चाल क्यों नहीं अपनाई थी। पता चला कि बर्बर रक्तरेखा वास्तव में अनियंत्रित है। जहां तक भूत शिकार भेड़िया का सवाल है, तो वह प्रसन्न था। आखिरकार यह एक पागल सांड था, इससे पहले परेशान होने की कोई जरूरत नहीं थी। ... जियाओबाई को दौड़ते हुए देखकर लिन चेन इस बार घबराया नहीं। उसके सामने एक यूनिकॉर्न था। इस समय जियाओबाई को चार्ज करते देखना भी बेहद घबराहट भरा था। लिन चेन ने तब कहा, घबराओ मत, तुम ये कर सकते हो। यूनिकॉर्न फिर थोड़ा शांत हुआ। जिस क्षण जियाओबाई का 1000 छायाओं वाला एकीकरण 15 के शिखर पर पहुंचा, शाश्वत धिक्कार वाला दानव सीन सक्रिय हो गया, जिसके सीन काले दिव्य पैटर्न से ढके हुए थे, जिससे प्रभाव और भी बढ़ गया और वह भयानक लग रहा था। जैसे ही वह यूनिकॉर्न से टकराने वाला था, यूनिकॉर्न ने अचानक अपना मुंह खोला और आवाज निकाली। फिर उसने अपना सिर उठाया और उसके सीन से पवित्र प्रकाश निकला। जैसे ही यह शुद्ध प्रकाश चमका, एक आश्चर्यजनक दृश्य सामने आया। यूनिकॉर्न के सामने एक विशाल अंतरिक्ष पोर्टल दिखाई देने लगा। लिन चेन ये दृश्य देखकर अचंभित रह गया। अंतरिक्ष की शक्ति वास्तव में शीर्ष क्षमताओं में से एक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा की हकदार है। यह अविश्वसनीय रूप से भयावह है, चाहे हमला करना हो या भागना। लेकिन भाग्य न्याय है, इसने यूनिकॉर्न को यह भयानक क्षमता तो प्रदान की, लेकिन साथ ही इसकी युद्ध क्षमता भी छीन ली। अन्य अंतरिक्ष आत्मा जानवर छेद खोद सकते थे, लेकिन यूनिकॉर्न की तरह नहीं, जो इसे तुरंत कर सकता था। अंतरिक्ष छेद के अचानक प्रकट होने के साथ जियाओबाई रुक नहीं सका और एक झटके के साथ छेद में गायब हो गया। ये छेद 2 सेकंड से भी कम समय तक रहा और तुरंत गायब हो गया। हर कोई दंग रह गया, लिन चेन क्या कर रहा था। अब युद्ध का मैदान, जिसे पहले नहीं जीता जा सकता था, अब जियाओबाई जैसी मुख्य शक्ति का अभाव था, तो कैसे लड़े। भूत शिकारी भेड़िए ने भी अपनी सतर्कता कम कर दी, 9 क्लेश शिकारी जानवरों को जल्दी से खत्म कर दिया, फिर यूनिकॉर्न को ले लिया। 9 क्लेश जंतुओं की ओर मुड़कर भूत शिकारी भेड़िए ने उसकी पुतलियों में खुशी देखी और उसकी पुतलियों में प्रतिबिंब ने एक छवि चित्रित की। यह एक हरा लाल बैल था। भूत का शिकार करने वाला भेड़िया कांप उठा, जल्दी से पीछे मुड़ा तो देखा कि जियाओबाई पहले से ही पीछे थी। भूत का शिकार करने वाला भेड़िया बहुत सदमे में था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जियाओबाई ने अनंत धिक्कार दानव सीन से प्रभावित 1000 छाया एकीकरण के साथ भूत शिकारी भेड़िए की कमर पर प्रहार किया। आओ! आकाश में भेड़िए की लंबी और तेज चीख गूंजी और सबकी निगाहों के सामने भूत का शिकार करने वाला भेड़िया जमीन पर गिर पड़ा। सभी को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि वह मरा नहीं, बल्कि वापस खड़ा भी हो गया। हालांकि जियाओबाई स्थिति को पलटने के लिए पर्याप्त मजबूत थी और चुपके से हमला सफल रहा, फिर भी भूत शिकार भेड़िया की ताकत अभी भी निराशाजनक थी। हालांकि लिन चेन ने एक नज़र में ही उसकी धोखाधड़ी को पहचान लिया। भले ही इसका स्तर जियाओबाई से 7 स्तर अधिक था, लेकिन इस पूर्ण आयरन हॉर्न इम्पैक्ट को लेने के बाद यह मर नहीं सकता था, लेकिन त्वचा की एक परत उतार देगा। लिन चेन चिल्लाया, रुको, क्योंकि जियाओबाई फिर से यूनिकॉर्न को ताना मारने वाला था। फिर उसकी ओर बढ़ा, इसलिए लिन चेन ने जल्दी से स्टॉप तकनीक का इस्तेमाल किया और जियाओबाई तुरंत बेहोश हो गया। उसके बाद लिन चेन ने फैंग यू पर चिल्लाया, यह आप पर निर्भर करता है। फैंग यू अपनी घबराहट से बाहर आया और तुरंत बोला, 9 क्लेश जंतु द्वितीय श्रेणी रूप। 9 क्लेश जंतु वास्तव में आत्मिक जंतु थे जो दबाव में और अधिक शक्तिशाली हो गए, घावों को सहन कर गए तथा टियर 2 ब्लास्ट फ्लेम बॉडी को पुनः सक्रिय कर दिया।
झांग सुकिंग ने इसे एकमात्र अवसर माना और आदेश दिया जिससे स्वस्थ हो रहे जंगली सुअर हाथी को पुनः युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई। भयानक भूत शिकारी भेड़िया कुछ देर तक उन दोनों का सामना करने में सफल रहा। उसी समय वे उच्च स्तरीय दानव जानवर अचानक घटित घटनाओं से स्तब्ध रह गए और भूत शिकारी भेड़िए को बचाने के लिए बेताब हो गए।